हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीबीएसई एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो मैं जानता हूं कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन फर्स्ट और थर्ड तो मुझे पता है बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन सेकंड लॉ में उन्हें काफ़ी दिक्कत रहती है ना। उन्हें 9th क्लास में सही से समझ में आता है और वो इस दिक्कत को फिर 11th क्लास तक भी ले जा रहे हैं। 11th क्लास में भी उन्हें सही से समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली न्यूटन सेकंड लॉ है क्या। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को बना रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ में आज के बाद कोई कॉन्सेप्चुअलिटीज़, वो जो फील आती है ना यार, देखो साइंस पढ़ने का एक एग्जैक्ट मतलब होता है कि आपको उस चीज़ की फील आ जाए तो वो चीज़ आपको याद रहती है। अगर आप उसे रट्टा मार के याद कर लेंगे, डेफिनेशन से याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो वो जो फील वाली बात है, आज वो फील आ जाएगी आपको, पक्की बात है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, पहली बात मैं ये बता देता हूँ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो डेफिनेशन में क्या कहता है। पहली बात आप डेफिनेशन ही समझिए, जो बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलती है। बुक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेफिनेशंस में, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जिसे आप पी से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ तो वो यही कह रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए साइन वो लगाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब उस बॉडी का जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो जिस रेट से चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। मुझे पता है अभी आपको नहीं समझ में आया है, तो सही से समझते हैं फील वाली जो मैं बात कह रहा था। अच्छा देखो, उसे समझने से पहले ना आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आना जरूरी है। न्यूटन सेकंड लॉ से पहले आपको मोमेंटम का पता होना जरूरी है, जिससे आप पी से डिनोट करते हैं। मुझे पता है अब काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे कि मोमेंटम का मतलब तो होता है पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम सिर्फ इतना नहीं है यार। मोमेंटम की जो फील है ना, मोमेंटम को सही से समझ में आना चाहिए। या सिर्फ द टर्म विच हैज़ कॉल्ड बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, आप उसे कह दोगे कि दो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है आप बस उसे मोमेंटम कहते हैं। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी नहीं है, आपको एग्जैक्टली मतलब समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मोमेंटम का मतलब क्या है। यार मोमेंटम होता है ना, आपने क्रिकेट में भी वर्ड सुना है कि वो मोमेंटम बॉल का सही था, उसकी वजह से कुछ हो गया। तो वो मोमेंटम का फील आना चाहिए ना, क्या यार मोमेंटम कुछ है, या सिर्फ मास और वेलोसिटी का एक डिफरेंस है मोमेंटम। तो मैं आपको उस मोमेंटम का मतलब समझाने वाला हूँ। देखो, सपोज करिए एक बॉडी है हमारे पास, और ये पॉइंट ए पे खड़ी है और इस पॉइंट को ए से लेके बी तक जाना है, ठीक है, मूव करना है। तो ये बंदा मूव करेगा यहाँ से यहाँ जाते हुए। अब देखो, जब ये बंदा मूव कर रहा है ना, जब ये बंदा मोशन में है, एक किसी भी मोशन बॉडी में जो एक मोशन में है, जो एक मूवमेंट कर रही है, उसके पास दो चीज़ें होती हैं, पहला मास और दूसरा वेलोसिटी। पहला मास और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। अब ये बंदा जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना, तो इसका मास अगर यहाँ पे 10 kg है, तो इस बंदे का यहाँ भी मास 10 kg ही रहेगा। इसके मास में यहाँ से यहाँ जाते हुए चेंज नहीं आ रहा है। इसके मास में यहाँ से यहाँ जाते हुए हो सकता है वेलोसिटी में चेंज आ जाए, बंदा थक जाए, या कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा। तो एक मोशन, जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास दो चीज़ें होती हैं। मैंने पहली चीज़ बताई, पहला मास और दूसरा वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम आप पढ़ते हो कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। देखो, एक मोशन है ना, अब आप एक मोशन के पास दो चीज़ें, मैंने अभी आपको बताया, मास और वेलोसिटी। तो ये मोशन की क्वांटिटी क्या है, आखिर वो मोशन कितना है। एक मोशन जा रहा है, कोई भी बस जा रही है, कार जा रही है, कोई भी जा रहा है, तो वो अब मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास कोई सामान है, कोई बॉक्स है, तो आप उसे वेइंग मशीन पर रख के चेक कर लेते हैं ना कि इसका वेट कितना है, 2 kg है, 3 kg है। आपको कोई रोड दी जाती है, इस रोड की आपके पास 2 मीटर है रोड, 3 मीटर है, 2 मील की रोड है, 3 मील की रोड है, ये आपके पास होता है ना। तो आपको इसके पास एक तरह की क्वांटिटी होती है ना कि ये कितनी है। तो जब आप एक मोशन की बात करते हैं कि मोशन की क्वांटिटी कितनी है, वो मोशन की क्वांटिटी बताती है उसकी वेलोसिटी और उसका मास। वो मोशन के पास, उस मोशन के पास दो ही चीज़ें हैं, एक मास और एक वेलोसिटी। ये इन दोनों का प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी बताता है। तो एग्जैक्टली में जो मोमेंटम है ना, वो सिर्फ मास इंटू वेलोसिटी नहीं है, वो एक क्या है, एक तरह का क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मतलब वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन
कर रहा है। मतलब अगर एग्जैक्टली फील अब आपको आ पाई है कि मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, आखिर ये मोशन जो जा रहा है, ये चलती फिरती चीज़ जो जा रही है, इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो एक बात बताइए मुझे, जब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन की हम बात करेंगे तो इस क्वांटिटी ऑफ मोशन में मास रिमेन कांस्टेंट ना, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं हो सकता है, मास बीइंग कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो सकती है यार, वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी, बंदा थकेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रह सकती है, थक भी सकता है, तो वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, तो यार चेंज इन मोमेंटम में मास तो कांस्टेंट है। मास तो एक बंदा अगर ए से लेके बी तक जा रहा है, ए पॉइंट से लेके अगर बी पॉइंट तक जा रहा है, तो उसका मास तो ए पे भी सेम रहेगा, एम रहेगा, और बी पे भी एम रहेगा। वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, यहाँ पे v1 v2 आ जाए, बंदा थक जाए यहाँ से यहाँ जाते, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाए, तो वो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। तो जब आप चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, मतलब आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, एक बंदा है और इसका ए पॉइंट पे मोमेंटम p1 है और बी पॉइंट पे p2 है, तो यहाँ बंदे का दोनों तरफ में मास सेम ही है क्योंकि बंदा चेंज नहीं हुआ है। तो जब अगर मैं p1 माइनस p2 करता हूँ ना, तो mv1 माइनस mv2 लिखूँगा, मास कांस्टेंट रहेगा, तो मास कॉमन लेके मैं v1 माइनस v2 लिख सकता हूँ। ये एक चीज़ जो मुझे सामने से समझ में आ रही है। तो मोमेंटम का एग्जैक्टली फील आ गया आपको। कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं सीबीएसई में जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं, वहाँ वो लोग मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ वो लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके क्वांटिटी ऑफ मोशन का। एक क्वेश्चन मैंने देखा था एनटीएससी के एग्ज़ाम में, क्वांटिटी ऑफ मोशन, वहाँ उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसे करके पूछा था। तो उन्होंने कहा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो वो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन वाली बात है, उन्होंने डायरेक्ट पूछा ही नहीं, उन्होंने आपसे बहुत अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए कहा, आधे बच्चों को पता ही नहीं था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में पूछा था, तो बच्चे और कंफ्यूज हो गए थे। खैर, हम न्यूटन सेकंड लॉ पे थे और हम न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इस वर्ड का मतलब भी बता देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, रेट का मतलब होता है कि एक तरह का स्पीड, मतलब ये चीज़ कितनी देर में हो रही है। रेट का मतलब होता है कि ये चीज़ कितनी देर में हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो चेंज का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि माइनस का p2 माइनस का p1, ये चेंज हो रहा होगा। और रेट, इसका रेट कितना, आखिर ये कितने टाइम में हो रहा है, ये कितने टाइम में हो रहा है, इस पूरे का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस पूरे का मतलब है ये। इतनी बात समझ में आती है। इसी p2 माइनस p1 को ना मैं डेल्टा p लिखता हूँ। ये डेल्टा क्या शो कर रहा है, ये चेंज शो कर रहा है, ये चेंज शो कर रहा है। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि ये p2 जो माइनस p1 अपॉन t है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी के। अब कई सारे बच्चों को इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी नहीं पता होगा, तो भाई उनको भी यहाँ बात क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई a है, बॉडी है, और वो कोई एक क्वांटिटी है और वो b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहली बात तो ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जिसे आप अल्फ़ा कहते होंगे, लेकिन साइंस में एज एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये यूज़ होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि a जो है वो b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं अगर a की वैल्यू बढ़ रही है तो b की अपने आप बढ़ेगी, अगर a की वैल्यू घट रही है तो b की वैल्यू अपने आप घटेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। अगर a बढ़ा तो b भी बढ़ेगा, b बढ़ा तो a भी बढ़ेगा, a घटा तो b घटेगा, b घटेगा तो a घटेगा। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आती होगी आपको, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ, p2 माइनस का p1 अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब एक बॉडी का मोमेंटम जितने रेट से चेंज होगा उस पर फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इसके कहने का मतलब एग्जैक्ट फील लीजिए कि क्या, कि मतलब मोमेंटम जितनी जल्दी चेंज होगा, मतलब कि अगर एक सेकंड में मोमेंटम, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक सेकंड में मोमेंटम 20 से 10 हो गया तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अगर यही मोमेंटम एक सेकंड में 10 से 5 हो रहा है तो फोर्स कम होगा, इससे तो फोर्स कम होगा। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ है, यही न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ जो आपकी बुक्स में भी दे रखा होगा। वो जब फील्डर कैच पकड़ता है, क्रिकेट में फील्डर कैच पकड़ता है,
देखो जब वो कैच पकड़ रहा है तो उसके हाथ उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे करके बता रखे हैं कि वो पहले बॉल को यहाँ पकड़ेगा, बॉल को धीरे धीरे अपने हाथ नीचे लाएगा। वो एकदम यहाँ क्यों नहीं पकड़ रहा? देखो बॉल की जो वेलोसिटी है शुरू में बहुत हाई है, मान के चलो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो वो बॉल की वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा है ना, वो बहुत मुश्किल होगा। मतलब अगर 20 से अगर वो उसने यहीं पकड़ लिया ना, एकदम जीरो हो जाएगा। तो इसका जो मोमेंटम है, सोच के देखो, मास तो सेम ही है, मास यहाँ भी सेम ही है, वेलोसिटी पहले 20 थी और 20 से एकदम जीरो हो गई। मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हुआ, 1 सेकंड के अंदर इतना मोमेंटम चेंज होना, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा फील्डर के हाथों पर, जिसकी वजह से उसे इंजरी हो सकती है। इसलिए तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरी में हेल्प करता है ये सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम। इसलिए हाथ को ऐसे ऐसे नीचे लाने चाहिए ताकि मोमेंटम पहले पी से 20 आए, धीरे धीरे देखो वेलोसिटी कम होगी, फिर 15 आएगा, धीरे धीरे 10 होगा, धीरे धीरे 5 होगा, धीरे धीरे 5 होगा, धीरे धीरे 0, और मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, तो फोर्स कम लगेगा उसके हाथों में, जिसकी वजह से उसे इंजरी के चांस कम होंगे। मुझे लगता है आपको न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आया। न्यूटन सेकंड लॉ एक बार कंक्लूड करता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी के। जितनी तेज़ी से मोमेंटम चेंज होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब इसकी डेरिवेशन भी है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि P2 माइनस का P1 अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। अच्छा देखो, इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, P2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मान के चलो फाइनल वेलोसिटी V है और शुरू की वेलोसिटी U थी, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। अब देखो दोनों में से M कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर मैंने दोनों में से M कॉमन लिया तो यहाँ बचा V माइनस यू और नीचे T है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F है। अच्छा देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या ये? यार एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस यू बाई टी, अगर तुमको याद हो तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ M में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब देखो एक बात याद रखना कि जब भी अभी तक हमारे पास क्या आया, M में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, जब भी एक प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू, जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है M में। तो F का जो F फिजिकल्स टू M में का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन सेकंड लॉ से कुछ इस तरह डिराइव होता है। मुझे लगता है अब आपको कुछ समझ में आया होगा, न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जैक्ट फील आई होगी। एक बार लास्ट में मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ कि जो फोर्स, मतलब मोमेंटम जितनी तेज़ी से चेंज होगा, फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी उस बॉडी पर। चलिए, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आगे भी पसंद है तो देखते रहिए CBSE एडुकेटर।